हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर मैनेजमेंट स्टडीज़, जहां हम एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट के होते हैं, उसके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लेबर लॉ के और एचआर मैनेजमेंट के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस जो हैं एज वेल एज बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए और 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ और इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एचआर मैनेजमेंट की या लेबर लॉ की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का इजी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं स्ट्राइक्स पार्ट 2 की, जो कि हम पार्ट 1 पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक्स, जिसमें टाइप्स ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स की बात करेंगे और बात करेंगे पेनल्टी ऑन इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट और घेराव की। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को इन दोनों वीडियोस को, स्ट्राइक्स पे जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, इन दोनों वीडियोस को देखकर आप एटलीस्ट अपने 6 मार्क्स तो एंश्योर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी किए हम बात करते हैं स्ट्राइक्स की। तो पहले आपको मैं सिंपली वर्ड्स में फिर से बता दूं कि स्ट्राइक्स क्या होती है। फ्रेंड्स, तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी किसी लॉफुल डिमांड को सर्टिफाइड कराने के लिए और एम्प्लॉयर्स से मनवाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया गया स्ट्राइक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता ही होगा कि स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा कंडक्ट की जाती है और लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक रेगुलेशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट की। तो फ्रेंड्स, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें किसी भी तरह के उन्होंने कई तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं लॉकआउट पे और स्ट्राइक्स पे। इट मीन्स कि किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी अनफेयर डिमांड को लेके ना तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं और ना ही किसी भी मनमानी को लेकर जो एम्प्लॉयर हैं वो लॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉयज़ नाइदर हैव अनफेटर्ड राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, नॉर डू एम्प्लॉय हैव सच राइट टू इम्पोज लॉकआउट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेस डाउन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, ये जो हम बात कर ही चुके हैं कि उन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं दोनों पार्टीज़ के राइट्स पर। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्राइक और लॉकआउट कमेंस्ड और कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस इज टर्म इलीगल। अगर इन जो भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, अगर उनका कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा, बोथ द पार्टीज़ के द्वारा, तो वो क्या होता है, वो इलीगल माना जाता है और उसे पनिशमेंट देने की भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं और इसे क्या माना जाता है, इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट के कितने टाइप्स होते हैं। सो इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट आर 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट। एक तो होते हैं दोज विच आर इलीगल फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर कमेंसमेंट। इट मीन्स कि वो इलीगल होते हैं कि वो बिना प्रायर नोटिस दिए हो जाती है, या फिर उनकी जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, वही कह सकते हैं सही नहीं होती है। किसी भी इलीगल डिमांड को लेकर अगर वो स्ट्राइक या लॉकआउट करते हैं तो उसे इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट माना जाता है। और दूसरा वो होता है फ्रेंड्स जो इलीगल एट द टाइम ऑफ कमेंस, बट मतलब वो लीगल तो है, वो कुछ जो है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं या कुछ जो रूल बनाए गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 22 और 23 के द्वारा, लेकिन उसमें कई सारे रूल्स हैं तो वो सभी को फॉलो ना करके किसी न किसी को कॉन्ट्रावेक्ट कर देते हैं, किसी न किसी को ब्रिच कर देते हैं ना फ्रेंड्स।
तो उन्हें इल्लीगल मान लिया जाता है। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्राइक को कमेंस करने के पहले, किसी भी स्ट्राइक को पर जाने से पहले जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एटलीस्ट 6 वीक्स का प्रायर नोटिस देना चाहिए, देना ही इट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज़ बिफोर go on स्ट्राइक। दे प्रोवाइड द प्रायर नोटिस टू द एम्प्लॉयर। कितने दिन पहले, तो 6 वीक्स पहले उसने एम्प्लॉयज़ को अपनी जो डिमांड है उसके बारे में बताना चाहिए और उसका नोटिस देना चाहिए कि अगर हमारी ये डिमांड अगर नहीं मानी गई या इस पर अगर विचार नहीं किया गया तो हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं इस तारीख से, इस डेट से। ठीक है फ्रेंड्स। एंड जब नोटिस दे दिया गया तो विदिन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, अब क्या होगा, चलो मान लिया कि नोटिस तो दे दिया, लेकिन उस नोटिस को देने के 14 डेज तक उन्हें वेट करना होगा स्ट्राइक पे जाने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स। नोटिस देने के 14 डेज के अंदर अगर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं या लॉकआउट कर देते हैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़, तो इसे भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। Then before the expiry date of a strike is specified in any such notice as aforesaid or during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding। तो अगर कोई जो भी डेट दी है कि बताना कि मान लीजिए कह दिया कि हम सितंबर मंथ के 10th जो है 10th ऑफ सितंबर को हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब उसके पहले ही अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं वर्कर्स, तो ये क्या होगा, इसको कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। या फिर ऐसे किसी भी मसले पर जबकि उसके जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर उस पर विचार कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। हो सकता है तो कि ये जो चीज़ जो उनकी डिमांड है उसको लेकर किसी कंसिलेशन ऑफिसर की हेल्प ली गई है और वो कंसिलेशन ऑफिसर उस पर विचार कर रहा है, उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, अपनी कंक्लूजन देने वाला है, या कंक्लूजन देने के 7 दिन के अंदर ही अंदर अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई लॉकआउट या स्ट्राइक कर देते हैं तो उसे भी उसका रिस्ट्रिक्शन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के उसको अमान्य माना जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है इलीगल स्ट्राइक्स, लॉकआउट या फिर घेराव, उस पर क्या पेनल्टी लगती है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक, अगर कोई भी स्ट्राइक को इलीगल करार दे दिया गया है या जो हमने 4 कंडीशंस पहले पढ़ी हैं उन कंडीशंस में से किसी भी एक को फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या पेनल्टी होगी, तो इसकी स्ट्राइक के लिए पेनल्टी दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 26 के 1 में। ठीक है, सबसेक्शन 1 में दिया गया है फ्रेंड्स स्ट्राइक के लिए, ध्यान रखिएगा। सो एनी वर्कमैन हु कमेंसेस, कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट्स इन फॉर्दरेंस ऑफ अ स्ट्राइक विच इज़ इलीगल, इट मीन्स कि किसी भी तरह का कोई भी वर्कमैन है जो इस तरह की कोई डिसओबे करेगा अगर रूल्स के, रेगुलेशंस का, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो रेगुलेशंस दिए हैं उसका डिसओबे करेगा या फिर उसको बार बार तोड़ेगा उस नियम को, या फिर उसको आगे बढ़ाएगा अपनी इस जो भी मिस्टेक कर रहा है, फॉल्ट कर रहा है, उसको आगे बढ़ाता है, तो उसे क्या होगा, उसको पनिशमेंट, ये पनिशमेंट है, पनिशेबल है और उसे पनिशमेंट मिल सकता है 1 महीने और या फिर 500 रुपये से उसको फाइन लगाया, पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर दोनों भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इलीगल स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 26 के सब सेक्शन 1, स्ट्राइक के लिए सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 को यूज़ किया गया है। देन अब बात करते हैं पेनल्टी फॉर इलीगल लॉकआउट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन नंबर 26 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एम्प्लॉयर भी अगर किसी तरह का कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी भी रेगुलेशन का,
तो उसको क्या होगा, उनको 1 महीने तक की सज़ा या फिर 1000 रुपये पेनल्टी फ़ाइन भरना पड़ेगी, या फिर दोनों का भी उसे पनिशमेंट मिल सकता है। इट मीन्स कि 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसे 1000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देन पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन, इस तरह से मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ को भड़काना, इस तरह की कोई स्ट्राइक को किसी भी तरह के कह सकते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ को भड़काना, शह देना और तोड़ फोड़ करने के लिए उकसाना, इस तरह के काम करने वाले अगर कोई एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर पाया जाता है तो उसको क्या होता है, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 27 में क्या किया जाएगा, पेनल्टी दी जाती है। कितने रुपए की, तो पेनल्टी जुर्माना लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का और 6 महीने तक की जेल की जा सकती है, या फिर इसके अलावा 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का फाइन दोनों भी पे करना पड़ सकता है। देन लास्ट वन है कि अगर कोई व्यक्ति कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है किसी भी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को, इट मीन्स पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड फॉर इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट, तो उनको क्या है, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 28 में जो पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट है कि उनको 6 महीने, अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में कोई व्यक्ति पाया जाता है, कोई संस्था पाई जाती है या कुछ लोग पाए जाते हैं, तो क्या होता है, उनको 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों से भी पनिश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके सेक्शंस और सब सेक्शंस ज़रूर से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो में अब हम और इम्पॉर्टेंट जो मेथड लेके आने वाले हैं, विच इज़ मेथड ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरे वीडियोस को और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।